नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं यूपी कांस्टेबल जनरल नॉलेज के प्रश्न पत्र 10 को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव भी हो चुके हैं। एक बार हमारा पेपर हुआ था, लेकिन लीक होने के कारण पेपर उसे रद्द कर दिया गया था और फिर अगले डेट के लिए निर्धारित किया गया था कि फिर से बाद में वह पेपर होना है। तो इधर चुनाव भी आ गया था दोस्तों, लोकसभा का चुनाव चल रहा था। तो अब वो इलेक्शन भी ख़त्म हो चुका है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना शपथ ग्रहण भी कर लिया है। तो इसी के संदर्भ में दोस्तों, अब चूंकि पेपर जल्द ही कराया जा सकता है, इसलिए आपकी तैयारी भी माकूल होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों हम लेके चले हैं प्रश्न पत्र 10 जनरल नॉलेज का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसी से रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का कार्य किया जाता है दोस्तों। यदि हम टैकोमीटर की बात करें तो टैकोमीटर जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो रोटेशन गति को दर्शाता है। यानी कि यदि कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो उसकी गति कितनी है, इससे बताने का जो काम करता है वो हमारा टैकोमीटर करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर क्या काम करता है। बैरोमीटर जो काम करता है वो वायु दाब मापने का कार्य करता है। यानी कि हमारे आसपास कितनी वायु दाब है, इसे मापने का जो काम करता है वो बैरोमीटर के माध्यम से होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ये तो दोस्तों बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध भी प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जहाँ दोस्तों उसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि आयोडीन। आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग हो जाता है। और घेंघा रोग में मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हमारा गर्दन होता है, गर्दन में एक फुलाव महसूस करते हैं, एक फुलाव टाइप का हो जाता है जो काफ़ी तकलीफ़देह होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे अब जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं उसमें आयोडीन युक्त नमक होता है, जो हमें घेंघा रोग से बचाने में कारगर साबित होता है। जब इस तरह के नमक नहीं चलते थे, जब हम मुख्य रूप से जब हम खड़े नमक का प्रयोग करते थे, जो घर पे लाके हम पीस कर उसका इस्तेमाल करते थे, तो उसमें आयोडीन की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती थी दोस्तों। तो इसलिए घेंघा ज़्यादा रोग होता था उस समय। लेकिन जब से नमक में आयोडीन मिलाया जाने लगा, तब से इस रोग पे थोड़ा बहुत नियंत्रण पाया जा सका है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि लैक्टोज। जी हाँ दोस्तों, लैक्टोज की मौजूदगी के कारण दूध में मिठास आ जाता है। लैक्टोज आप एक ऐसा इसे आप याद कर सकते हैं कि दूध से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं इसमें लगभग यही भी जो बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोज, इसी का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, आजकल हमारा जो उज्जैन है, या फिर जिसे हम महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं, आपको बताना होगा कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि अवंतिका। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। यदि हम तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला आज भी मौजूद है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी का जो हिस्सा है उसे दोस्तों तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ जो है वो आज का जो दिल्ली है हमारा, दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वह दिल्ली के अंतर्गत आते थे, इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत आते थे दोस्तों। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि अफ़गानों ने। जी हाँ दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराने का काम किसने किया था। अफ़गानों ने किया था। यह युद्ध मुख्य रूप से 1761 ईस्वी में हुआ था। और ये किन के बीच हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति जो थे, क्या नाम था उनका, सदाशिव राव भाऊ नाम था उनका। सदाशिव भाऊ नाम था उनका। इनके मध्य हुआ था और इसमें अफ़गान यानी कि अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हुमायूं नामा का लेखक कौन है। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी वह हुमायूं नामा की लेखिका थी और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो बाबर की बेटी थी।
बाबर की बेटी यानी कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, जिसमें हुमायूं के जीवन के बारे में बताया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है तो दोस्तों कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय जब भारत में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था उसका क्या नाम था दोस्तों? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, अवध यानी कि अवध क्षेत्र जो आजकल अयोध्या और हमारा लखनऊ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे 1857 की क्रांति में जो यहाँ का नेतृत्व किया था वह किसके द्वारा किया गया था? वह बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था दोस्तों। 1857 की क्रांति हुई थी जिसमें विभिन्न जो रजवाड़े थे या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे किसी राजा या फिर ऐसे व्यक्तियों का शासन था, तो अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों, जिसमें से अवध प्रांत का जो नेतृत्व किया गया था वह बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा कम्युनल अवार्ड के समय। कम्युनल अवार्ड के समय महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो 1932 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। और हुआ यह था कि 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कि रामजे मैकडोनाल्ड थे, उनके द्वारा एक नियम लाया गया था जिसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए जाने की बात की गई थी और इसके खिलाफ महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोना चाहते थे, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उनका जो मंशा था कुछ अलग था। वह हिंदू मुस्लिमों को तो बांटने में कामयाब हो ही गई थी, अब वह विभिन्न जातियों के लोगों को भी भड़का कर अलग अलग करना चाहती थी और महात्मा गांधी जो थे वह इसके बिल्कुल खिलाफ थे दोस्तों। इसीलिए वो उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया था अपना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के एक क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारत का एक क्षेत्र है जहाँ पे कैसी कैसी विशेषताएं हैं। एक तो है कि उष्ण और आर्द्र जलवायु है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल हैं और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस परिसर तक वार्षिक ताप परिसर है, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में वहाँ का तापमान रहता है। तो निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? यानी कि ऐसी परिस्थिति में इन चारों परिस्थितियों में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, आपको यह बताना है दोस्तों। बताएं दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा काली मिर्च। ऐसे स्थान पे काली मिर्च बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है। ये जो माहौल है ये काली मिर्च के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेक्सस वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सस वृक्ष में टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। बताएं दोस्तों इसमें से कौन सा सही है? इन तीनों में से कौन कौन से सही हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा 2 और 3, यानी कि टेक्सस जो वृक्ष है वह रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है, यानी कि इनकी संख्या पृथ्वी पे बहुत कम है, यानी कि यह लुप्त प्राय वृक्षों में से एक हैं और टेक्सस वृक्ष में टैक्सोल नामक एक औषधि पाई जाती है जो कि पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी होती है। ये दोनों सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा भागीरथी नदी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है वह भागीरथी नदी पर स्थित है और भागीरथी कहाँ पे स्थित है? भागीरथी उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। पूछा है कि उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र या पूर्वी चीन या मध्य एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब इसका। जी हाँ दोस्तों,
ये पूर्वी चीन का ये जलवायु लग रहा है दोस्तों। कोष्ण और शुष्क जलवायु और सुहाना और आर्द्र शीतकाल वहाँ पे होता है और सदाबहार ओक वृक्ष भी पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण गोलार्ध में पवन के वायु और विचलन का क्या कारण है? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? क्या कारण होता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ती है? कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर ले जाते हैं, या फिर स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, या फिर न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या फिर न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी कि गणपूर्ति नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी कि गणपूर्ति नहीं होती है, तब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है स्वप्रेरणा पर, या फिर यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, या फिर केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक, यानी कि स्वप्रेरणा पर। स्वप्रेरणा पर भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह दे सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिलान करना है। यहाँ पे है संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार के किस अनुच्छेद में है? भारत की संयुक्त बैठक संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 2413। 2413 यानी कि संसदीय विशेषाधिकार किससे जुड़ा हुआ है? इसका जो बताया गया है वह अनुच्छेद 105 में बताया गया है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार की बात जो की गई है वह अनुच्छेद 194 में की गई है। और यदि बात करें हम संसद की संयुक्त बैठक, तो ये किसके अनुसार होता है? वह अनुच्छेद 108 के अनुसार होता है। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो ताकत है वो किस में है? वह अनुच्छेद 123 में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की उद्घोषणा नहीं करता है। कहाँ? उद्देश्यों में, यानी कि जो उद्देश्य हैं हमारे संविधान में जो उद्देशिका लिखी गई है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात नहीं की गई है। इसके साथ ही इसमें दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई है, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की भी बात उसमें की गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात उसमें नहीं की गई है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि एच बेग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? बताइए दोस्तों, क्या जवाब होगा आपका? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनम्य दृढ़ है, लिखित संविधान है, राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान है, या फिर राज्य सीमाएं अविनाशी हैं। तो इसमें से दोस्तों कौन सा ऐसा गुण है जो भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करती है? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि केवल 3, यानी कि राज्य एवं केंद्र के लिए समान संविधान है,
यानी कि यहाँ पे एक ही संविधान चलता है दोस्तों, वह राज्य भी उसी के अनुसार चलेगा और केंद्र भी उसी के अनुसार चलेगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दृढ़ है ऐसा नहीं कहा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कुछ सरल है तो कुछ कठिन भी है, कुछ दृढ़ है और कुछ थोड़ा सा आसान भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और लिखित संविधान का कोई मतलब नहीं है एकात्मकता से, और राज्य सीमाएं अविनाशी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे यदि केंद्र सरकार और राज्य चाहें तो इसकी सीमाओं को बदल सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि महबूब उल हक द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था दोस्तों। और यह मुख्य रूप से पाकिस्तान के एक शानदार अर्थशास्त्री थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। बताइए दोस्तों अब क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति पर अधिक निर्भरता, ये सही है दोस्तों। उत्पादकता का निम्न स्तर, ये भी सही है। फसलों की विविधता, ये भी सही है। लेकिन बड़े खेतों की यहाँ पे प्रधानता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे खेत है, बहुत सारे लोग किसान हैं और किसानों के पास बहुत छोटी छोटी खेतें हैं, यानी कि यहाँ पे बड़े खेतों की प्रधानता नहीं मिलती है। अमेरिका में जब आप जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे अमेरिका में या फिर अन्य देशों में, कनाडा में हो गया, आखिर वहाँ पे जो किसान होते हैं उनके पास बहुत बहुत हेक्टेयर्स में खेत होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पे प्रत्येक किसान को छोटे छोटे खेत दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि इससे जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है दोस्तों। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो बच्चे ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देते हैं और इसलिए बेरोजगारी समस्या से गरीबी भी दोस्तों बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था। बताइए दोस्तों आपका क्या होगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य था वो केरल था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अम्ल वर्षा होती है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कारखानों से निकलने वाले जो केमिकल्स वाले जो धुएं होते हैं उनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। जब वह आकाश में जाकर जमा होने लगते हैं और फिर जब संघनन होता है बादलों का, तो उन्हीं बादलों के वर्षा की बूंदों के साथ अम्ल भी गिरने लगते हैं, जैसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न कथनों का अध्ययन करें। पहला है कि पर्यावरण बहुत से अंतर संबंधित कारकों की जटिल तथा गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा है कि जंतुओं की जातियां अपनी संरचना, प्रक्रम, प्रजनन, वृद्धि तथा विकास के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। तीसरा है कि दोस्तों कि पर्यावरण ही जंतुओं को प्रभावित नहीं करता है बल्कि जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, का जवाब हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही हैं दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सारस। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो सारस है। यदि भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो मोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि प्रतापगढ़ में आंवले की सबसे अधिक खेती की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास है। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 5 वर्ष। जीएसटी चोरी करने पर 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा जिलाधिकारी के प्रति। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार जो होता है वो जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव अधिकार अधिनियम 1933 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सूची में आने वाले विषयों को छोड़कर कहाँ तक है दोस्तों। जी दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा संपूर्ण भारत में, और इस समय तो जम्मू कश्मीर में भी यह लागू हो चुका है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों को आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए यानी कि 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए यानी कि यूरो। जर्मनी की जो मुद्रा है वह यूरो है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।